बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को और आपके घर वालों को हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन। हमारा जो आज का लेक्चर है इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ा कि पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग मटेरियल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बॉक्स, कार्टन, कंटेनर, क्लोजर। फिर हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स देखी कि किस तरह हमने कंटेनर एंड क्लोजर को सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को देखते हुए। फिर उसके बाद हमने फैक्टर्स देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पैकेजिंग को। देन हमने फंक्शंस पढ़े कि क्या क्या फंक्शन पैकेजिंग परफॉर्म करती है, यानी हम किसी भी प्रोडक्ट को क्यों पैक करते हैं, क्या रीजन है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने की। इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में अपने स्टडी किया क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बेस पर हम पैकेजिंग को एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह हम चूज करते हैं एक सुइटेबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए एक सुइटेबल फार्मास्यूटिकल पैकेज। उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, डिपेंड करेगा हमारी प्रोडक्ट कैसी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें हमने स्टडी स्टार्ट की, पहले प्रॉपर्टीज देखी हमने, फिजिकली कैसी होनी चाहिए, केमिकली, बायोलॉजिकली एंड मैकेनिकली। ये 4 प्रॉपर्टीज हमने डिटेल से स्टडी की। फिर हमने पेपर के बारे में पढ़ा कि पेपर का मटेरियल क्या होता है। ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखी कि क्यों हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह पेपर मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाता है। फर्दर हमने प्रोसीड किया रबर की तरफ कि रबर भी एक पैकेजिंग मटेरियल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। रबर के डिफरेंट टाइप्स हमने देखी, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखी। आज जो हमारा टॉपिक है स्टडी का वो है थर्ड मटेरियल यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, जिसमें हमने ग्लास को स्टडी करना है। सबसे पहले हम ग्लास की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ग्लास कैसा होना चाहिए। किसी भी चीज को, किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हुए सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है इट शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब हमारी एसेस में रहे, हम आसानी से उस तक पहुंच सकें, ना इतना महंगा हो ना इतना सस्ता हो कि उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, और आसानी से हम उस तक पहुंच सके, हमारी एसेस में हो, इकोनॉमिकल हो, रेडिली अवेलेबल, आसानी से मुहैया हो सके। इट शुड बी इम्परमिएबल, यानी कोई भी प्रोडक्ट इससे बाहर लीक आउट ना हो, ना ही बाहर का इन्वायरमेंटल अफेक्ट या कोई भी मॉइस्चर, कोई ह्यूमिडिटी या वेपर्स इनसाइड मूव करे। इम्परमिएबल, परमिएबल का मतलब होता है पोर्स वाला, इम्परमिएबल हैविंग नो पोर्स, कोई पोरस नेचर उसके अंदर नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग होगा, रिजिड होगा, मजबूत होगा, हार्ड होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सॉफ्ट हो ग्लास, ग्लास हमेशा रिजिड होता है, हार्ड होता है। स्ट्रॉन्ग हो, FDA क्लियर्ड हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर फार्मास्यूटिकल पैकेज के लिए ये चीज लाजमी है कि वो FDA क्लियर्ड हो। डजंट डिटीरियोरेट, खराब नहीं हो जल्दी, ऐसा नहीं हो कुछ अरसा पड़ा रहे उसका कलर खराब हो जाए। इजी टू क्लीन हो, आसानी से वॉश हो सके, वो इफेक्टिव क्लोजर्स हो, उसके क्लोजर इतने इफेक्टिव हों कि उसमें से कोई लीकेज ना हो। कलर्ड ग्लास अवेलेबल होता है हमारे पास, लाइट रेजिस्टेंट ग्लास जिसको हम बोलते हैं एम्बर कलर में अवेलेबल होता है। देन कुछ हमने, या आपके नोट्स में नहीं था
लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए ये आपके लिए लाजमी था कि आपको पता हो किस टाइप के ग्लास अवेलेबल होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, वाइवा में बहुत आम पूछा जाता है कि कौन कौन से टाइप्स हैं ग्लास की, किस किस किस्म का ग्लास हो सकता है। तो ग्लास की 4 टाइप्स हमने देखी थी, टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास, टाइप 3 ग्लास एंड टाइप 4 ग्लास। जो टाइप 1 ग्लास था दैट इज मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट, इसको हम हाईली रेजिस्टेंट ग्लास भी कहते हैं। हाईली रेजिस्टेंट, टाइप 1 ग्लास हाईली रेजिस्टेंट ग्लास है। हीट से रेजिस्ट करता है, मॉइस्चर से रेजिस्ट करता है, टेम्परेचर से रेजिस्ट करता है। अच्छा ग्लास है, अच्छी क्वालिटी का ग्लास है। देन टाइप 2 ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास यानी इसको सबसे पहले ट्रीट किया जाता है सोडा और लाइम के साथ। उसकी केमिकल नेचर कैसे बनाई जाती है वो एक फर्दर लेंथी प्रोसीजर है। आपने जस्ट नाम याद रखना है कि टाइप 2 ग्लास है, दैट मीन्स ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। देन टाइप 3 सिंपल सोडा लाइम ग्लास। सिंपल सोडा लाइम ग्लास। देन टाइप 4 NP नॉन पेरेंट्रल, यानी इसके अंदर कोई इंजेक्टेबल फॉर्म नहीं हम डाल सकते टाइप 4 ग्लास के अंदर। टाइप 4 ग्लास में हम किसी किस्म की कोई पेरेंट्रल प्रोडक्ट नहीं ऐड कर सकते। इसको सिंपल सोडा ग्लास भी कहते हैं। सोडा ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, सिंपल सोडा लाइम ग्लास एंड सिंपल सोडा ग्लास। जहां सोडा का वर्ड आए दैट मीन्स सोडियम। क्लियर है? बात समझ आ गई? इतनी चीजें आपके लिए जानना इनफ है कि ग्लास की टाइप कौन सी है और कितनी है। वाजुकात पूछ लेते हैं कि नॉन पेरेंट्रल टाइप जो है उसका नाम क्या है, किस टाइप का ग्लास है वो। नॉन पेरेंट्रल में टाइप ऑफ ग्लास कौन सी है, तो आप कहेंगे टाइप 4। या आपसे पूछ सकते हैं हाईली रेजिस्टेंट ग्लास कौन सा है, दैट इज टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास। क्लियर है? कुछ कलर्स के बारे में भी हमने देखा था, वो इतना नेसेसरी नहीं है, वो जस्ट आपको मैंने एडिड इंफॉर्मेशन के तौर पर बताया था कि अगर एम्बर कलर है तो वो कलर कैसा होगा और उसके अंदर कैसा केमिकल होगा। ये चीजें मैंने आपको लिखवाई हुई हैं। कलर भी लिखवाया हुआ है ग्लास का। 4 कलर्स लिखवाए थे, एम्बर कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। ये 4 कलर ग्लास के यूज होते हैं कॉमनली। एम्बर कलर आप घरों में भी देख लेते हो, ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ये आपको जो हम स्मॉल इंजेक्शंस देखते हैं उनकी वायल्स, उसके ऊपर ये कलर आप आसानी से विजिबली देख सकते हो। तो अगर एम्बर कलर हम देखते हैं तो कार्बन और सल्फर से मिलकर बनेगा या आयरन और मैग्नीशियम ऑक्साइड से मिलकर बनेगा। येलो कलर देखते हैं तो वो कैडमियम, एक हमारी मेटल होती है, कैडमियम और सल्फर को मिलाकर येलो कलर बनाते हैं। ब्लू कलर अगर देखते हैं तो कोबाल्ट ऑक्साइड से बनता है या क्यूप्रिक ऑक्साइड से बनता है। कोबाल्ट ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड। ग्रीन कलर देखते हैं तो वो आयरन की वजह से हो सकता है, मैग्नीशियम की वजह से हो सकता है या कैडमियम की वजह से हो सकता है। इनके जो ऑक्साइड्स हैं, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड, इन 3 ऑक्साइड्स में से किसी एक की वजह से भी ये कलर, ग्रीन कलर हमारे पास आ सकता है। क्लियर है? ये एडेड इंफॉर्मेशन थी। बाज औकात वाइवा में कभी पूछ भी लेता है एक्सटर्नल, तो आपको पता होनी चाहिए। आपका लेक्चर, पुराने लेक्चर्स आपके पास होने लाजमी हैं अगर आपने अच्छे से रिवीजन करनी है तो, क्योंकि हर चीज आपको यहां पर लिखी हुई नहीं मिलेगी, ना ऑनलाइन क्लास में और ना फर्दर
आने वाली फिजिकल क्लासेस में। हमने रिवीजन करनी है, पॉइंट्स आपको मिलेंगे, डिटेल आपको पहले लिखवाई हुई है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। कुछ मिसिंग हो आप बता सकें, कुछ ऐड किया हो तो आप नोट कर सकें। क्लियर हो गया? कुछ ग्लास की एडवांटेजेस तो हमने पढ़ी, एक नुकसान भी है इसका कि ये बहुत नाजुक होता है। इट इज फ्रेजाइल, जैसे ही गिरेगा वैसे ही हमारी प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हम उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। फिर ये इसका नुकसान है बहुत बड़ा कि इट इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब आपको बताया था, क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली डैमेज, क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली डैमेज, ये इसका नुकसान। क्लियर हो गया? आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक प्लास्टिक। पेपर, रबर, ग्लास। अब हम मूव कर रहे हैं प्लास्टिक की तरफ। प्लास्टिक की मेरा ख्याल से कंटेनर सबने घरों में देखे होंगे। प्रोडक्ट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी आप यहां भी विजिबल है, टूथपेस्ट है। इसके अलावा घरों में क्रीम यूज करते हैं, बहुत सारी स्किन की ऑइंटमेंट हैं जो कि प्लास्टिक में मौजूद होती हैं। अब आपके जहन में अगर डर्मोवेट आ रही है या बेटनोवेट आ रही है तो वो प्लास्टिक का कंटेनर नहीं है, उसका कंटेनर प्लास्टिक का नहीं है, दैट इज फॉर मेटल। कुछ स्किन की प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ एक्ने रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी, कुछ एंटी फंगल्स होंगी जो कि हमें प्लास्टिक की ट्यूब्स में मिल सकती हैं। कुछ ड्रॉपर की बॉटल्स हो सकती हैं जो हम देख सकते हैं। समझ आ रही है बात? ओके, प्लास्टिक इट इज वेरी यूजफुल ड्यू टू ईज विद विच दे कैन बी फॉर्म्ड। बड़ी आसानी से इसको बना लिया जाता है, यानी कि इसको मोल्ड करना, इसको शक्ल देना, इसको शेप देना बहुत आसान होता है। हाई क्वालिटी, अच्छी से अच्छी क्वालिटी हम इसकी तैयार कर सकते हैं। लो से लो कर सकते हैं, हाई से हाई क्वालिटी इसकी हम तैयार कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ डिजाइन, हर तरह के डिजाइन में हम प्लास्टिक की बोतल को मोल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे आप देखते हैं ड्रॉपर की बॉटल्स, अगर आप देखें तो बहुत अच्छी सी अट्रैक्टिव सी अपीयरेंस उनकी बनी हुई होती है। हम सिरप्स की बोतल भी देख सकते हैं, सस्पेंशन की बोतल्स भी देख सकते हैं। अगर हम अपनी लैब का जिक्र करें तो हम ड्रॉपर्स देखते हैं प्लास्टिक से बने हुए। समझ आ रही है बात? सिरिंजेस देखते हैं, सिरिंजेस की बैक साइड जो है वो सारी प्लास्टिक की होती है। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, ग्रेट सेफ्टी, सेफ्टी है इसकी। ये ऐसा नहीं होगा गिर गया और टूट गया और सारा मटेरियल हमारा वेस्ट हो। रिडक्शन ऑफ ब्रेकेज एट अ लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, सप्लाई करते हुए यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए और यूज करते हुए इसका ब्रेकेज लेवल बहुत कम है, ना होने के बराबर है। अगर ब्रेकेज होगी तो वो क्रैक होगा, मुकम्मल तौर पर वो टूट जाएगी। एडवांटेज है, सस्ती है, लो इन कॉस्ट, लो इन कॉस्ट। देन लाइट इन वेट, वजन बहुत कम होता है इसका। ड्यूरेबल, पायदार होती है। प्लेजेंट टू टच, अच्छा टच होता है इसका मतलब अगर हम इसको हाथ में पकड़ें तो कोई सॉफ्ट टच में आती है। ये रिजिड नहीं होती, हार्ड नहीं होती। फ्लेक्सिबल डिस्पेंसिंग, बड़ी आसानी से डिस्पेंस कर सकते हैं हम इसको। फ्लेक्सिबल ये नहीं है कि हम मोड़ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, दैट मीन बहुत आसानी से डिस्पेंस कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। इनर्ट होती है, इट इज इनर्ट एंड ऑर्डरलेस, अरोमा नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती इसकी। अनब्रेकेबल,
लीक प्रूफ, कि इसमें से लीकेज नहीं होती। रिटेन देयर शेप आफ्टर यूज। ड्रॉपर की बॉटल लें, प्रेस करें, जितना हमें जरूरत है उतना हमने यूज कर लिया। एडमिनिस्टर करने के बाद छोड़ेंगे, वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। रिटेन, वापस बरकरार कर लेना, अपनी शेप को दोबारा से बरकरार करना। ये इसके थे एडवांटेजेस। अगर हम इसके डिसएडवांटेज देखें, इसके नुकसानात देखें, इंटरेक्शन कर जाता है बड़ी आराम से, यानी कि इनकम्पैटिबिलिटी के रिएक्शंस परफॉर्म कर सकता है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी हो सकती है और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी हो सकती है। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, मॉलिक्यूल्स अंदर पेनिट्रेट भी कर जाएंगे और मॉलिक्यूल सरफेस के बाहर सर्कल भी बना सकते हैं। दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी परफॉर्म कर सकते हैं। डिपेंड करेगा हमारी प्रोडक्ट कैसी है, हमारा कंटेनर कैसा है। पुअर लेबलिंग, आप देखते हैं कुछ टाइम के लिए अगर हम ऑटिक ड्रॉप्स को या आई ड्रॉप्स को फ्रिज में रखें तो उसका जो लेबल है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, हम आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो पुअर लेबलिंग अच्छी नहीं होती इसकी। स्ट्रेस क्रैकिंग, बहुत ज्यादा वजन में आए अगर तो क्रैक हो जाएगा। ऑब्वियसली छोटे छोटे टुकड़ों में तो नहीं टूट सकता ना प्लास्टिक, वो क्रैक हो जाएगा। लाइटनेस, बहुत ज्यादा हल्का होता है, ये इसकी डिसएडवांटेज भी हो सकती है। अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ये उसका फायदा है, और अगर हमने यूज करना है तो इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि लाइट है बहुत ज्यादा, तो वजन नहीं होगा, तो बहुत सारी डिसएडवांटेज इसकी हो सकती हैं। इसको डिस्पेंस करने में इसकी और सारी बहुत सारी डिसएडवांटेज ले सकते हैं। देन मेटल्स, मेटल्स मीन धातें, और मेटल्स में जो हमने मेन हेडिंग स्टडी की थी, सबसे पहले हमने की थी कोलैप्सिबल मेटल ट्यूब्स की। कोलैप्सिबल मेटल ट्यूब्स, कोलैप्सिबल का मतलब होता है हम किसी चीज को प्रेस करते हैं वो कोलैप्स हो जाती है, दब जाती है। अब दो प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो वो कोलैप्स होने के बाद अपनी जगह पर वापस आ जाएगी, या फिर वो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो पीछे सक बैक नहीं करती। हम टूथपेस्ट लेते हैं, जितनी जरूरत है उतनी डालते हैं, जब उसको कैप करके रखते हैं थोड़ी देर बाद वो अपनी जगह पर वापस आ जाती है, कुछ देर बाद अपनी जगह रिटेन कर लेती है। लेकिन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, हमने प्रेस किया वो वापस अपनी जगह पर नहीं आएगी, मीन्स सक बैक नहीं होगी। ये मेटल की प्रॉपर्टी है। तो कोलैप्सिबल मेटल ट्यूब्स में पहली प्रॉपर्टी आएगी, इट इज एन अट्रैक्टिव कंटेनर टू हैव अ कंट्रोल्ड अमाउंट टू बी डिस्पेंस, कि ये एक कंट्रोल अमाउंट को डिस्पेंस करती है, एक कंट्रोल अमाउंट को, मखसूस मिकदार को सप्लाई करती है। गुड रीक्लोजर, दोबारा से क्लोज कर सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से, लीकेज बहुत कम होगा इसमें से, ना होने के बराबर। इनफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट से बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन देती है, यानी माहौल से, सर्दी से, गर्मी से, नमी से, हर चीज से प्रोटेक्ट करे। ट्यूब डू नॉट सक बैक, ट्यूब वापस अपनी जगह पर नहीं आती, सो द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन इज वेरी मिनिमल। ऑब्वियसली जब हम किसी चीज को प्रेस करते हैं उसमें से एयर कम हो जाती है, जैसे ही हम छोड़ते हैं तो बाहर से जो हवा है वो उसके अंदर चली जाती है। अब हवा में नमी है, हवा में आलूदगी है, वो उसके अंदर चली जाएगी, मे भी कोई बैक्टीरिया चला जाए, मे भी कोई वायरस चला जाए, कंटेमिनेशन हो जाएगी।
मॉइस्चर जाएगा तब भी कंटेमिनेशन हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो मेटल की ट्यूब सक बैक नहीं करती, यानी हवा को, बाहर की हवा को अपने अंदर नहीं लेती, जिसकी वजह से उसमें आलूदगी नहीं होती। लाइट इन वेट, वजनी नहीं होती ज्यादा, लाइट इन वेट। अनब्रेकेबल एंड हाई स्पीड ऑटोमेटिक फिलिंग ऑपरेशंस। इंडस्ट्री में जब इसको फिल किया जाता है तो इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, बड़ी आराम से इसको फिल कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सक बैक की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये अपनी शेप को रिटेन नहीं करती। शेप रिटेन नहीं करेगी, दैट मीन्स आसानी से उसको फिल करके हम साइड पे कर सकते हैं। और अनब्रेकेबल, ऑब्वियसली ये अनब्रेकेबल है, टूटती नहीं है। क्रैक होंगे इसमें, जस्ट टूटेगी नहीं। डिफरेंट मेटल की टाइप्स हैं, मेटल की डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम देख सकते हैं। एल्यूमिनियम है, टिन है, लेड है। ये 3 कॉमन सी टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला है एल्यूमिनियम, मोस्ट इनर्ट मेटल। मोस्ट इनर्ट मेटल, इनर्ट का मतलब जहां भी आए दैट मीन्स वो केमिकली रिएक्ट नहीं करता हमारी प्रोडक्ट के साथ। हमारी प्रोडक्ट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करता। प्रोवाइड सिग्निफिकेंट सेविंग इन शिपिंग कॉस्ट। अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसपोर्ट करना है, शिपिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, तो उसकी कीमत बहुत कम होगी ड्यू टू लाइट वेट, क्योंकि वजन कम होता है। गुड अपीयरेंस, अट्रैक्टिव होती है, अच्छी अपीयरेंस होती है, चमक वाला होता है। प्रेफर्ड फॉर फूड स्टफ, फूड स्टफ के लिए भी इसको प्रेफर करते हैं, फूड स्टफ के लिए भी इसको प्रेफर किया जाता है। टिन, टिन में सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि हम अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से हटकर देखें तो ये जो हम ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑब्वियसली मेटल इसमें टिन का यूज हो रहा है, स्टेनम जिसका साइन है। तो टिन जो है हमारे पास, ये भी इनर्ट है, ये भी इनर्ट है, लेकिन मोस्ट इनर्ट जो है वो हमारे पास एल्यूमिनियम है। आफ्टर सम टाइम टिन डिटीरियोरेट, कुछ अरसे बाद टिन में खराबी आ जाती है। जो टिन का मटेरियल है कहीं ना कहीं उसके अंदर खराबी आ जाती है, उसमें जंग वगैरह लग सकता है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो सकता है उसमें आफ्टर सम टाइम। गुड फॉर फूड प्रोडक्ट्स, सम फूड प्रोडक्ट्स के लिए, बहुत सी फार्मास्यूटिकल्स के लिए बहुत से कंटेनर्स यूज किए जाते हैं, एरोसोल कंटेनर्स, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम टिन का मटेरियल यूज कर सकते हैं। अपीयरेंस अच्छी होती है इसकी भी, बहुत सारी प्रोडक्ट्स के साथ कंपैटिबल है, जल्दी रिएक्शन शो नहीं करता, कंपैटिबिलिटी शो करता है। लेड सबसे कम कॉस्ट है, जैसे प्लास्टिक लो इन कॉस्ट है, उसी तरह मेटल्स में लेड लो इन कॉस्ट है। नॉन फूड प्रोडक्ट्स में इसको यूज किया जाता है, फूड प्रोडक्ट्स के लिए इसको हम यूज नहीं करते। नॉन फूड प्रोडक्ट्स में हमारे पास एडिसिव्स आ जाएंगे, इंक्स आ जाएंगी, पेंट्स आ जाएंगे। एडिसिव्स कहते हैं जब किसी भी चीज पे कोटिंग के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। इंक्स, पेंट्स एटसेट्रा। ड्यू टू रिस्क ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग हो सकती है, लेड पॉइजनिंग बड़ी कॉमन है, तो इसके लिए हम इसको अकेला यूज नहीं कर सकते। इसमें हम
इनकम्पैटिबिलिटी को रिमूव करने के लिए डिपेंड करेगा हमारी प्रोडक्ट किस तरह की है, उसी तरह का केमिकल उसके अल्टरनेट में हम यूज करेंगे कि वो लेड की पॉइजनिंग से बचाए। जैसे कि बहुत सारी टूथपेस्ट आती हैं, अगर बाहर लेड की कवरिंग है तो अंदर से उनको कोट कर दिया जाता है, अंदर से उनको कोटिंग दे दी जाती है किसी भी मटेरियल की। कोटिंग मटेरियल्स आप डिटेल से पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से कोटिंग मटेरियल किस किस तरह से सुटेबल होते हैं। तो इनर सरफेसेस आर कोटेड एंड देन यूज्ड लाइक टूथपेस्ट। अब आपने क्या करना है, चैप्टर हमारा एंड हो गया और आप लोग जानते हैं जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट में भी, नेक्स्ट ग्रैंड टेस्ट में भी, तो हार्डली 10 से 12 बच्चे उस टाइम क्लास को अटेंड कर रहे थे और बाकी बच्चे अपने पेपर्स की तैयारी में मसरूफ थे। तो अब आपके बच्चे पेपर्स खत्म हैं, अब आपने अपनी सेकेंड ईयर की ही तैयारी करनी है। आपने करना ये है कि जो आपके पीछे टेस्ट मैंने लिए हैं आप लोगों ने वो लेने हैं, अपने किसी क्लास फेलो से लें जो रेगुलर था, कामरान है, फहद है, अलीशान, जावेद, महबूब, इनमें से किसी से भी आप लेकर उस टेस्ट को आपने फिल करना है, खुद से अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप देखकर करते हो या जुबानी करते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन करना है, आपने लाजमी तौर पर करना है। जो करता जाए वो एटलीस्ट इन्फॉर्म करे कि मैंने ये टेस्ट अपना कर लिया। जिसको जहां पर उस टेस्ट में प्रॉब्लम हो, एटलीस्ट मेरा ख्याल से 2 से 3 टेस्ट मैंने इस चैप्टर के लिए हैं, फुल बुक के, फुल चैप्टर के सॉरी। तो वो टेस्ट आप प्लीज सॉल्व करो, खुद से अपनी असेसमेंट करो कि इस चैप्टर का आपको कितना समझ आया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसी वजह से मैंने आपको रिवीजन इसी चैप्टर से स्टार्ट करवाई है। तो आपने ये टेस्ट अपना आज लाजमी तौर पर सॉल्व करना है। जिसको जो पॉइंट समझ नहीं आए वो फ्री हैंड होकर क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन अब कोशिश करो कि अपने आप को सुधार लो। वो वक्त चला गया है, किसी भी वक्त आपके एग्जाम की डेट आ सकती है। अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो अब टेस्ट को देखना, अगर किसी को टेस्ट नहीं मिल रहा है, कोई मसला है, तो फिर वो कांटेक्ट करे उसको, फिर मैं कोशिश करूंगी कि आपको सॉफ्ट में सेंड कर दूं ग्रुप में, ताकि आप लोग उस टेस्ट को सॉल्व कर सको। क्लियर हो गया सब? ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।